हेलो गाइस। और आज का जो सेशन हम लोग का है बिल्कुल आज थोड़ा अलग होगा। अब तक आप लोगों को जो वीडियो मिल रहा था वो पावर पॉइंट के फॉर्मेट में मिल रहा था, पर आज का जो वीडियो है ये पूरा वीडियो क्लास रिटेन फॉर्म में होगा, चूँकि टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। और यूपीएससी एग्जाम में किसी चीज़ जानते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसको मैं ध्यान में रख करके मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग भी इसी हिसाब से लिखना शुरू करो। क्योंकि आज का टॉपिक का जो नाम है, पहले मैं नाम लिख देता हूँ, टॉपिक है क्या बेसिकली। ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक जान लीजिए, आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड पे। तो आज आप लोग भी लिख के पढ़ाई करो, और मैं बहुत ही कंफर्टेबली तरीके से आज आप लोगों को बताऊंगा, और एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा कि ताकि किसी भी बच्चे का कुछ भी नहीं छूटे, कुछ भी नहीं समझ में आए। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली है टॉपिक है ये। तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहला सवाल होता है कि ये है क्या। देखो, सेल है ये सेल है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म से सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। मैं नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। उन्होंने एक सब्सटेंस का खोज किया जो एसिडिक नेचर का था, और इसी का उन्होंने कहा ये है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सेल के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म से एक एसिडिक सब्सटेंस का खोज किया गया, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। यही है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये एसिडिक नेचर का होता है, जो कि एसिड है। और खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मिशर। ये काम किसने किया था, तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक मिशर। तो आप लोग भी लिख करके मेरे साथ आज पढ़ाई करो, और क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लास है ये। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये दो प्रकार का होता है, बाद में लोगों को पता चला। एक है ये डीएनए, और दूसरा है ये आरएनए। ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये दो प्रकार का होता है ये। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये मैं बताता हूँ आगे आप। तो मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। जरा सा आराम से समझिएगा आप लोग, डीएनए और आरएनए। अब दूसरा सवाल यहाँ पे है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, सबको पता होगा। पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरा जो डिफरेंस मैं बताने वाला हूं कि डीएनए और आरएनए में आप लोग भी एक चीज जानते होंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। तो ये है डीएनए, ये, और ये हो गया आरएनए। तो अब आप देख रहे हो डीएनए क्या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब दूसरा सवाल यहाँ बनता है कि डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के दोनों बना किससे है। मैं अलग से स्पेशली दोनों पे काफी डिटेल में बताऊंगा, पर ये दोनों के दोनों बना किससे है, इसको बनाने वाला इकाई का नाम क्या है। तो दोनों का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये बात याद रखना। अब न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाता है, तो या तो डीएनए बनेगा या तो आरएनए बनेगा। अगर वो सिंगल स्ट्रैंड है तो आरएनए का होगा, अगर वो डबल स्ट्रैंड है तो वो डीएनए का होगा। मतलब जब सेवरल न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ेगा तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड
किस फॉर्म में होगा वो, या तो वो डीएनए के फॉर्म में होगा या वो आरएनए के फॉर्म में होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि डीएनए या आरएनए ये माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो आप क्या कहोगे, चूंकि ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना हुआ है तो ये एक प्रकार का पॉलीमर है, एक प्रकार का ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट होता है, ठीक वैसे ही ये भी एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। क्या, डीएनए या आरएनए। अब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ, आगे बढ़ते हम लोग हैं। ठीक है, आप लोग लिखते जाना, सवाल मैं कोशिश करूंगा किसी का कोई सवाल ना बचे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो, जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली एक बेस प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। एक फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। एक बेस, बेस क्या है, इसको हिंदी में क्षार बोलते हैं। शुगर तो शुगर ही है और फॉस्फेट है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। देखो, बेस को हमने कहा यहाँ पे, पहले हम लोग बेस पे बात कर लेते हैं, तीनों पे बात कर लेते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे बेस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो बेस है बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन और एक को हम लोग बोलते हैं पायरिमिडिन। बेस क्या है, दो प्रकार का है, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन। अब जो प्यूरिन बेस है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है और ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन क्या है, याद रखना आप लोग, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे एक रिंग बना रहा हूँ, एक रिंग ये हो गया और दूसरा रिंग इसका ये हो गया। ठीक है, ये डबल रिंग है। पायरिमिडिन क्या होता है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये है पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन दो प्रकार का होता है। प्यूरिन क्या है, ये दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है, तो शॉर्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो पहला हो गया एडेनिन। एडेनिन और दूसरा यहाँ पे है ग्वानिन। ग्वानिन। और पायरिमिडिन जो देख रहे हो ये क्या है, ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा है वो, तो एक हो गया साइटोसिन, दूसरा है यहाँ पे थाइमिन और तीसरा यहाँ पे लिख लो आप लोग यूरेसिल। आप लोग, मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर मेरा फोटो आ रहा होगा, तो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ यूरेसिल, आप लोग लिख लीजिए यूरेसिल। मतलब पायरिमिडिन कितने प्रकार का हो गया, तीन, साइटोसिन, थाइमिन और तीसरा ये यूरेसिल। ठीक है, जबकि प्यूरिन के दो प्रकार का है, एडेनिन और ग्वानिन। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसका जो पहला जो लेटर है, जैसे एडेनिन का पहला लेटर क्या है, ए, या ग्वानिन का जी, तो इसका जो सिंबल होगा वही होगा। एडेनिन के लिए हम लोग ए लिखेंगे, ग्वानिन के लिए हम लोग जी लिखे का यूज करेंगे, साइटोसिन के लिए सी का यूज करेंगे, थायमिन के लिए टी और यूरेसिल के लिए यू शब्द का हम यूज करेंगे एज ए सिंबल के रूप में। तो ये बेस है। तो पहले आप लोगों को, अब बेस होता क्या है, देखो ये नाइट्रोजनस बेस होता है, मतलब सबके सब में नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो जरूर होगा। ठीक है, सबके सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल है जो इससे अलग बनाता है कार्बोहाइड्रेट या फैट से, वो मॉलिक्यूल क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है। अब है शुगर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए। चलिए शुगर की बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं या अलग पेज ले लेता हूँ। चलो मैं अलग पेज ही ले लेता हूँ, शुगर की बात पहले कर लेते हैं। तो शुगर जो है बेसिकली, समझिए इसको आप लोग, इसका स्ट्रक्चर ये पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 4 है और ये और कार्बन यहाँ पे होगा, ये है कार्बन 5। और ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, शुगर का।
1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए इस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। तो कैसा शुगर है ये, पेंटोज। आप पहले ये समझ लो शुगर क्या है, ये पेंटोज शुगर। इस शुगर को हम लोग दो, ठीक है, ये जो शुगर होता है ये डीएनए के केस में और आरएनए के केस में इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। क्योंकि डीएनए में हम लोग जो वर्ड बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, हम डीएनए में क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये, दोनों पेंटोज ही है। क्योंकि आरएनए हम लोग बोलते हैं राइबोज शुगर। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड जो यूज किया गया है इसका मतलब तो एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट, मतलब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन जो होगा, एक ऑक्सीजन, इसका क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा। मतलब एक, और यहाँ पे जैसे HOH होता है, आरएनए में ये होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, पर ये ऑक्सीजन डीएनए के केस में नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, जबकि इसको बोलते हैं राइबोज। ये भी राइबोज है, ये भी राइबोज है, दोनों पेंटोज शुगर है। पर यहाँ पे जो वर्ड यूज है डीऑक्सी, वो इसलिए यूज है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन का कमी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है डीऑक्सीराइबोज। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो पेंटोज। कैसा वाला पेंटोज, तो डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, पेंटोज। कैसा वाला पेंटोज, तो राइबोज। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, कि भाई फॉस्फोरिक एसिड क्या पाया जाता है डीएनए में, ठीक है, या आरएनए में। तो दोनों में वही है H3PO4- फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फेट है ये पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, H3PO4-, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा आप लोग ये। और इसी के कारण डीएनए आरएनए क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो आपसे सवाल बनता है कि डीएनए एसिडिक है तो क्यों है, बिकॉज इट कंटेन फॉस्फोरिक एसिड। आरएनए एसिडिक है तो क्यों है, बिकॉज आरएनए आल्सो कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिड बोथ आर एसिडिक इन नेचर। ये क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं पीछे वाले स्लाइड पे, और मैं बैक हो जा रहा हूँ एक बार ताकि आपको मैं बता सकूं। यहाँ पे मैंने बात किया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये डीएनए आरएनए का यूनिट है। जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो ये आरएनए है बना हुआ होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मैंने कहा था बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, मतलब एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट जब ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड। बात समझ रहे हो। अब बेस मैंने कहा था दो है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। और प्यूरिन में कौन कौन सा है, दो है, एडेनिन गुआनिन। और पायरिमिडिन में है क्या है, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल। तो ये स्ट्रक्चर जो है पहले आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए, और अगर ये क्लियर है तो मैं अब आगे चल रहा हूँ और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आगे इसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले यहाँ पे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बॉन्डिंग कैसा होता है, उसमें जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो स्टोर कहाँ पे होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, डीएनए में जीन कहाँ पे है, डीएनए किस प्रकार से किसी कैरेक्टर को स्टोर करता है, जीन किस प्रकार से किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, कैसे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास करता है, तमाम बातें हम आज इस क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई डीएनए बना जो है, जो मैंने कहा कि डीएनए हो या आरएनए हो दोनों न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसको लेकर के एक साइंटिस्ट थे कि कहा कि भाई बेस पेयरिंग कैसे होगा, मतलब किस क्रम में एक बेस दूसरे बेस से जुड़ेगा डीएनए में, ठीक है, शुगर के किस कार्बन से जुड़ेगा, फॉस्फेट कहाँ पे जुड़ेगा, तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले एक रूल समझ लेते हैं, उसका नाम है बेस पेयरिंग रूल। ये रूल है बेस पेयरिंग रूल। क्या है समझो इसको आप। ये होता बेसिकली है, मान लो एक मैंने कहा कि इस पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन चार्गप्स। इरविन चार्गप्स, इन्होंने इस रूल को दिया था, इरविन चार्गप्स ने। और इन्होंने ही कहा था कि एडेनिन ऑलवेज ज्वाइन विथ थाइमिन एंड गुआनिन
always join with cytosine by double bond in case of DNA के केस में, DNA में केस में एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, जबकि आरएनए के केस में इन्होंने कहा था कि ये एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है गुआनिन साइटोसिन के बीच में वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि ए और टी के बीच में या ए और यू के बीच में ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्लियर हो गया आप लोगों का। अब यहाँ पे है रूल यही था जिन्होंने दिया था, ये इस एक्चुअली में इनका जो रूल था जो इन्होंने कहा था वो कहा था कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ पेयरिंग करेगा, प्यूरिन ऑलवेज मेक्स अ पेयरिंग विथ पायरिमिडीन। अब क्या ये बात यहाँ पे सही है? क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने जो ये रूल दिया था कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग करेगा, ये जो रूल है ये क्या देखो तो दोनों में सही है? एडेनिन क्या है, प्यूरिन है कि पायरिमिडीन? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग देख रहे हो ना, बताइए। एडेनिन अभी मैंने बताया था डबल बॉन्ड है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये तो प्यूरिन है, गुआनिन प्यूरिन है और थायमिन साइटोसिन ये दोनों क्या है, पायरिमिडीन है। आप देखो पीछे जा करके, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे एडेनिन है प्यूरिन, यस, यहाँ पे गुआनिन प्यूरिन है और यूरेसिल और साइटोसिन दोनों क्या है, पायरिमिडीन। तो ये अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, कि प्यूरिन जो कहा था एडविन चार्गप्स ने, ठीक है, कि भाई एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ या गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ या आरएनए के केस में यू के साथ और जीसी के साथ बनाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि भाई डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे थायमिन होगा है, जबकि थायमिन यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है यूरेसिल के द्वारा, और ये पहचान है यूरेसिल का होना आरएनए के स्ट्रैंड का और थायमिन का मौजूद होना डीएनए के स्ट्रैंड का, ये पहचान होगा। तो ये रूल था, इस रूल को आप लोगों को याद रखना है ताकि आप आगे चीज़ों को उलझे नहीं जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब। अब मैं चलता हूँ स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर क्या है ये समझिए आप। जैसे मान लो ये डीएनए का एक रिंग है, डीएनए का एक रिंग है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये। अगर मैं इस रिंग को ओपन कर दूं तो आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए ना। मान ली इसको मैंने ओपन कर दिया तो, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर दिया, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ये यहाँ पे तो बॉन्डिंग तो होगा ही ना, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है ये, किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, डीएनए का जो एक इंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 5 प्राइम, दूसरे इंड को लिखते हैं 3 प्राइम, मतलब ये जो छोर जहाँ पर समाप्त हो रहा है तो ये 5 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम। वैसे ही दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसका ये होगा 3 प्राइम, सॉरी इसका उल्टा हो जाएगा, ये होगा 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। अब यहाँ पे चूंकि आप ये जो देख रहे हो बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग यहाँ भी होगा ऐसे। अब हम लोग के दिमाग में दो सवाल पहुंच रहा है, इस सर ये एक स्ट्रैंड ये है, ये स्ट्रैंड मान लो 5 प्राइम है तो ये स्ट्रैंड 3 प्राइम हो गया, ये स्ट्रैंड यहाँ पे 5 प्राइम है तो ये स्ट्रैंड यहाँ पे 3 प्राइम है। अब ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है मैं बताऊंगा, क्योंकि ये है किस कार्बन के साथ डीएनए जुड़ा हुआ है शुगर के, ठीक है, और किस कार्बन के साथ वो फ्री है, तो वो फ्री इन द ज्वाइंट इनको बताता है ये 3 प्राइम 5 प्राइम। बस दोनों एक दूसरे का उल्टा देख रहे हो, वास्तव में क्या कंप्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। पहले हम समझते हैं जो मैं मुझे बताना है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पे एक क्वाइल स्ट्रक्चर है, इसको हमने खोल दिया है, अनक्वाइल कर दिया है, अनविंड कर दिया है, खुलने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड हमें दिख रहा है, एक ये सीधा वाला स्ट्रैंड, ये नीचे वाला भी स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड्स है। तो दोनों स्ट्रैंड किसका बना हुआ है, देखो ये जो स्ट्रैंड है ना ये बना हुआ है शुगर फॉस्फेट का, और ये स्ट्रैंड भी नीचे वाला ये लंबा वाला शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है।
तो स्ट्रेंड बना हुआ, मैं इसको इसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, यह बना हुआ शुगर और फॉस्फेट का, ये बना है शुगर और फॉस्फेट का, इसी सीक्वेंस में बना है। आप लोग को भी यही बनाना है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, है ना, ऐसे। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है नीचे वाला, ये स्ट्रैंड भी बना हुआ उसी का, शुगर फॉस्फेट का। ये स्ट्रैंड भी बना हुआ किसका है, तो शुगर फॉस्फेट का, याद रखना इसको। और बिल्कुल सामने सामने लिखिए शुगर फॉस्फेट को आप लोग। अब यहाँ पे समझना ये हम लोग को है कि ऊपर वाला भी शुगर फॉस्फेट का है, नीचे वाला शुगर फॉस्फेट का है। और ये जो स्ट्रैंड है बेसिकली इसी को हम बोलते हैं डीएनए का बैकबोन है ये। तो डीएनए का बैकबोन किसका बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इस बात को लिख लो कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्यों जा रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। जहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जहाँ भी टेक्निकलिटी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मैं नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि जनरल साइंस की क्लास है ये, ठीक है। और जनरल साइंस की क्लास में ये सारे कंपटीशन के बच्चों के लिए हो सकता है क्लास, बहुत सारे बच्चे देख रहे हों, और ये यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए तो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लास है। क्योंकि इस क्लास को समझने का मतलब हुआ कि आप बायोटेक पे कभी नहीं उलझोगे, कभी नहीं फंसोगे। इसको इसलिए समझना जरूरी है आपके, बायोटेक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे जो जुड़ा हुआ सवाल होता है, जीन थेरेपी, इनसे जो जुड़ा हुआ सवाल होता है, उस सवाल के क्रिटिकल्स को समझने के लिए इस टॉपिक पे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होना जरूरी है। और जिन बच्चों के पास ये है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा करते हैं अपने टर्न में। चलते हैं हम यहाँ पे, देखो मैंने कहा ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, इधर भी फॉस्फेट होगा, ये शुगर इधर फॉस्फेट है, इधर फॉस्फेट है, ये है बॉन्डिंग है। इस शुगर के साथ जो पेयरिंग है, यहाँ पे एक मिनट, लो, ओहो, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट मुझे लगेगा फिर से लिखने में, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, और नीचे मैं लिख देता हूँ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट। मैंने कहा यहाँ पे ये जो शुगर है ये जुड़ा हुआ है एक तरफ, मान लो एक बेस से ए से, ये शुगर जुड़ा हुआ है टी से, ये जुड़ा हुआ है जी से, ये जुड़ा हुआ है सी से, ये जुड़ा हुआ है टी से, ऐसे। तो दूसरे तरफ जो पेयरिंग होगा, दूसरे तरफ जो पेयरिंग होगा, वो पेयरिंग भी होगा इस शुगर का किसी न किसी बेस के साथ। इस ये कौन सा होगा, तो कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरविन चार्गप्स का जो बेस पेयरिंग रूल था, उस रूल को याद रखिएगा। जब एक शुगर के साथ एक तरफ ये बेस जुड़ा हुआ है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस पे ठीक उल्टा वाला बेस होगा, मतलब ए के साथ उल्टा क्या होगा। बेस पेयरिंग रूल में क्या था कि भाई ये प्यूरिन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पायरिमिडिन। मैंने बताया था ना, चार्गप्स ने क्या कहा था, प्यूरिन ऑलवेज मेक्स ए बॉन्डिंग विद द पायरिमिडिन। जब यहाँ पे ये प्यूरिन है तो यहाँ पे क्या होगा, पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन क्या होगा उसको समझ लेते हैं हम लोग हैं। ए के साथ डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, पहली बात, ठीक है। और पायरिमिडीन क्या होगा यहाँ पे, टी या जी या सी, टी, गुड, ये टी है। ऐसे ही यहाँ पे टी है, इसके साथ डबल बॉन्ड होगा, किसका होगा यहाँ पे, ऑप कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि टी हमेशा ए के साथ जुड़ता है डीएनए में। यहाँ पे जी है, जी के साथ कौन सा कितना बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जी किससे पेयरिंग करता है, तो सी के साथ, और ये सी शुगर से जुड़ा रहेगा। इस सी के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, अब आप लोग बताओ, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसके साथ, जी के साथ, और ये जी जुड़ेगा एस के साथ, और ये टी के साथ डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, और ये होगा एस। क्योंकि मैंने बताया था बेस पेयरिंग रूल में
कि एडेनिन डीएनए केस में हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यही रूल था, बेस पेयरिंग रूल यही है, बीपीआर बेस पेयरिंग रूल। तो क्या इस रूल का कहीं पे वायलेशन मैंने किया है? नहीं। क्या मैंने कहीं पे किसी इस रूल का कोई वायलेशन किया है? हाँ या ना? भाई ए टी के साथ है, जहां ए था उसका टी है, टी है तो ए है, बात वही है। ए का टी के साथ, टी के ए के साथ, जी है तो सी है, या सी है तो जी है, यही है। और जहां पे टी है तो ए है, तो इसका मतलब ये रूल सही है और ये पेयरिंग भी सही है। अब सवाल ये बनता है कि ये तो डीएनए के केस में, ये बेस पेयरिंग रूल किसके केस में है? डीएनए केस में। अगर ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता तो क्या हो जाता? अगर स्ट्रक्चर ये आरएनए का होता, इसका मतलब है वहां पे क्या होता, ये टी नहीं होकर के यू होता। पर आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे, आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है वहां पे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अभी रब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पार्ट को हटाना चाह रहा हूँ ताकि मैं लिख सकूं, ठीक है ना। अब एक बात और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मैं लिखने जा रहा हूँ जिस बात को, उसको समझिए आप लोग। चलो, यहाँ पे देख रहे हो ये सब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मैंने एक बात बताया था न्यूक्लियोटाइड के विषय में आप लोगों को, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब ये भी मैंने बताया था कि एक बेस प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट, जब ये आपस में मिलता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो फॉस्फेट है एक है, ये एक शुगर है और ये एक बेस है, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो, ये अब बताओ ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है? एक बेस एक शुगर एक फॉस्फेट, एक बेस एक शुगर एक फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। इधर देखना जरा आप लोग नीचे में, ये क्या है? बेस, ये शुगर एक फॉस्फेट, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है। ये देख रहे हैं, बेस शुगर फॉस्फेट, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। आगे में देखते हैं, ये भी फॉस्फेट, ये भी शुगर और ये भी बेस, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बेस ये शुगर ये फॉस्फेट, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है। मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड है। इज दैट क्लियर? आई थिंक दैट सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे भी देखोगे तो पूरे में क्या है, ये बेस, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड, फिर ये भी वही हालत है, यहाँ भी देखो, फिर इसमें भी देखो आप, इसमें भी देखो और यहाँ भी देखो, मतलब ये भी क्या हो गया, सब के सब। मतलब पूरा डीएनए वास्तव में क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड से भरा पड़ा है। और इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसका यूनिट है। तो एक न्यूक्लियोटाइड या दूसरा न्यूक्लियोटाइड या तीसरा न्यूक्लियोटाइड या चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मैंने क्या बताया था कि डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। कैसे? जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो क्या बन जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए या आरएनए का स्ट्रैंड बना हुआ होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए का स्ट्रैंड बना हुआ होता है। तो डीएनए का यूनिट क्या है, या आरएनए का यूनिट क्या है बनाने वाला? तो वो है न्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे है कि इसमें बॉन्ड, जो बॉन्डिंग है, कई सारे बॉन्ड देखने को मिलता होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक बार और रब कर देता हूँ नीचे वाले एरिया को, ऊपर वाले को नहीं करूंगा। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, अब बताना यहाँ पे ये है कि ये जो बॉन्ड है, देख रहे हो आप लोग, ये आप लोग गौर से इसको बताना देख करके, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड, ये सारा का सारा कौन सा बॉन्ड है? तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा है? इसमें एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा जो बॉन्ड देख रहे हो आप लोग,
एक शुगर दो फॉस्फेट के बीच में है, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर, और तीसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। तो 3 बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहाँ पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्या कह सकते हो? बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड कह सकते हो, या और क्या कह सकते हो? बिटवीन 2 बेस, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में या 2 बेस के बीच में। अगर बेस की बात करें तो ये दोनों बेस हो गया, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, तो 2 न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है ये। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? 2 फॉस्फेट और शुगर के बीच में, बिटवीन 2 फॉस्फेट एंड शुगर, ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो ये शुगर है, ये फॉस्फेट, ये जो दोनों बॉन्ड है ये क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर। बस ये शुगर है, ये फॉस्फेट, ये जो बॉन्ड है ये क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? ये बिटवीन शुगर एंड बेस, बिटवीन शुगर एंड बेस। तो शुगर और बेस देखो, ये शुगर है और ये बेस है, ये शुगर है और ये बेस है, ये शुगर है और ये बेस है। तो ये जो बॉन्ड है ये सब के सब कौन सा बॉन्ड है? तो ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे सवाल बन सकता है कि ठीक है कि डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। अब है यहाँ पे इन बॉन्ड का मेन अहमियत क्या है? देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये मेनली कहाँ पाया जा रहा है? तो ये मेनली पाया जा रहा है बैकबोन में। पूछ सकता है कि डीएनए के बैकबोन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो क्या कहोगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता ही चल गया, दो न्यूक्लियोटाइड या दो बेस के बीच में पाया जाता है। और इसका जो मेन काम है वो काम क्या है? इसी के अंदर जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है वो स्टोर रहता है। सो इन दिस बॉन्ड द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द सेल्स आर स्टोर्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हुआ कि अगर ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, और इसके बने रहने पे क्या होगा। अगर ये बना रहेगा तो सेल का जो फंक्शनलिटी है वो चलते रहेगा, सेल का जो भी डायरेक्शंस है उसके वर्किंग मैकेनिज्म का वो चलते रहेगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो डीएनए अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी खो देगा, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी खोने का मतलब हुआ अब सेल क्या होगा? कोई भी काम नहीं करेगा, वो सेल डेड हो जाएगा। इससे ये है। और देखते हैं इसी बात को हम लोग हैं कि मान लो मैंने कहा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये है ये, और यहाँ पे बॉन्डिंग है ये। अब एक सवाल पहले पूछ लेता हूँ आप लोगों को। सवाल ये है आप लोगों से, आप लोग बताना कि ये जो क्लास है पावर पॉइंट वाले क्लास से ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, या वो जो पावर पॉइंट था वो ज़्यादा कंफर्टेबल था? अगर इसको मैं पावर पॉइंट बताता तो क्या आप ज़्यादा अच्छा समझ पाते, या ऐसे जो मैं लिख के बता रहा हूँ ज़्यादा अच्छा समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल से आप कमेंट करके लिखिएगा। और मुझे आप मेरे नंबर पे, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 9871429334। इस नंबर पे कॉल करके बताना, ठीक है, कि सर ये क्लास, कॉल नहीं करना, आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिख करके बताना कि सर ये क्लास ज़्यादा अच्छा है पावर पॉइंट वाले से या कम अच्छा है। तो दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छा क्लास लगे तब मानूंगा कि जब आप अपने इस वीडियो को अपने 100 लोगों में आप शेयर करते हो। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये आपका धर्म है कि आप अपना धर्म करो,
अब शेयर करो ना करो वो मुद्दा आपका है, पर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाई शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और आपको फायदा हुआ है, कई और लोगों को फायदा हो, अगर आपको फायदा हुआ है तो शेयर करना, और अगर नहीं हुआ होगा तो मत करना। ठीक ना? चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो मैंने कहा ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब इस स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं कहूं कि ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाता है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो बॉन्ड है ये अगर ब्रेक कर जाता है ऐसे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर ये बॉन्ड मान लो ये पूरा ब्रेक कर गया, बीच वाला। अच्छा, ब्रेक सबसे पहले सवाल है ब्रेक क्यों करेगा, है ना? या ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट ठहरो, एक मैं स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूँ तो बताऊंगा आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये अभी इधर का जो एरिया है नीचे वाला ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है? और इधर का एरिया अभी ठीक है, अभी इसका भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग में है ये। तो जब मान लो कोई टेम्परेचर, समझो इसको बात को, जब टेम्परेचर या एसिड या किसी वायरस का अटैक होता है, या कोई लाइट इंटेंसिटी, जैसे मान लो हाई इंटेंसिटी का लाइट है, जैसे गामा रे वगैरह हो गया, एक्सरे हो गया, जब ये पड़ता है तो क्या होता है इसका, ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही इसमें से ये जो एजेंट है ये अगर ये हट जाता है, तो ये पुनः क्या होगा, अपने पुराने प्रॉपर्टी, जो ये वाला जो प्रॉपर्टी इस एक्वायर कर लेगा। और अगर ये बना रहा, ये जो एजेंट है इस बॉन्ड को ब्रेक करने का कारण बनता है, अगर ये बना रहा और फाइनली ये कंप्लीटली ये अलग हो गया, ये कंप्लीटली क्या हो गया, ये अलग अगर हो जाता है ऐसे, तो ये अब क्या हुआ, जिस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए ऐसे इस रूप में था, अब उस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए इस रूप में है, और फाइनली जब यहाँ पे आएगा, इसका मतलब वो लॉस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये क्या है, डीनेचुरेशन। और एज ए रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन क्या हुआ, ये डीएनए क्या हुआ, डीनेचर हो गया। डीनेचर का मतलब हुआ सेल अपना नेचर खो दिया। जैसे आप नॉर्मल हो, आपका नेचुरल बिहेवियर नॉर्मल है, लेकिन जब आप में से या कोई भी जब जीवन में पागल हो जाता है तो क्या कहते हैं, वो बदल गया है। पागल होना है क्या मतलब, बदलना है, और कोई बात नहीं पागल होने और नॉर्मल होने में। नॉर्मल होने का मतलब हुआ जो आप सवाल करते हो उसका हम रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन आप सवाल आम करो, मैं इमली का हूँ, तो ये मेरा पागल होना हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि जो डीएनए नॉर्मल है, कि नॉर्मल नॉर्मल का मतलब हुआ ये एक तय काम को करता है, ठीक है, जो जरूरत है उस हिसाब से काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना वो बिहेवियर खो दिया और यहाँ पे कंप्लीटली नष्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये इस डीएनए को क्या कहोगे, इसको कहोगे डी नेचर्ड। डी नेचर का मतलब हुआ डेथ। जिस सेल में होगा, सेल लेवल पे उस सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अगर ये फैक्टर जो मैंने कहा था, ठीक है, जब ये अंडर द प्रोसेस था और मिडिल में ही था, या यहाँ पे था, और इस एजेंट को हटा दिए, तो यहाँ से ये जो बैक हो गया और ओरिजिनल स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लिया, तो इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन। मतलब खोए हुए प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त कर लेना। और ये डीएनए का ये इनहेरेंट एबिलिटी होता है कि अपने खोए हुए प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त कर ले, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
लेकिन इस स्टेज में आने के बाद क्या ये बैक हो जाएगा? तो यहाँ से बैक होना ये इम्पॉसिबल है, यहाँ से बैक होना ये पॉसिबल है, पर ये इम्पॉसिबल है। वंस डेड हो जाएगा फिर ये रीनेचर नहीं हो पाएगा। अंडर डीनेचुरेशन है तो ये रीनेचर हो सकता है। कंडीशन अप्लाइड किया है, इस एजेंट को हटाना पड़ेगा। अगर ये एजेंट बना रहेगा तो ये पहुंच जाएगा इस हालात में। अगर एजेंट हट जाता है इन द मिडिल ऑफ द प्रोसेस तो ये फिर से बैक हो जाएगा और अपने खोए हुए प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त कर लेगा। और इस प्रकार से ये सेल जो लिविंग सेल्स बना हुआ था वो अभी भी लिविंग बना रहेगा। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभी आप हाथ से किसी गर्म चीज को छू लेते हैं या आपका हाथ जल जाता है, तो जलने के बाद क्या देखते हो आप कि फफोले बन जाते हैं। कई दफा फफोले नहीं बनता है। फफोले बनने नहीं बनने के पीछे जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअल में इवेंट्स कुछ और है पर उसी तरीके से समझा रहा हूँ। तो कई दफा फफोले बन जाते हैं। फफोले बनने का मतलब कुछ सेल वहां का क्या हुआ, एकदम से डैमेज हो गया, मतलब डीनेचर हो गया और वो अपने पुनः डीनेचर बैक नहीं हो पाया, मतलब उस सेल ने अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन कई दफा जल नहीं पाया। जैसे ही आपका हाथ जला, आपने तुरंत ठंडा पानी में डाल दिया, फफोले भी नहीं बन पाया, किसी तरह का पस भी नहीं बन पाया। इसका मतलब हुआ कि इमीडिएट जो ये एजेंट आया था उसका इसमें डीएनए में ये कंडीशन शुरू हो गया था डीनेचुरेशन का। इस एजेंट के कारण डीएनए में जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, वो जैसे ही इसको हमने हटा करके अपोजिट हमने एजेंट को अप्लाई कर दिया ठंडे को, नतीजा क्या हुआ, बैक हो गया और ये पुनः एक्वायर कर लिया। और वैसे में फफोले नहीं आया या किसी भी तरह का कोई भी पस नहीं बना है। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए, अब अगला यहाँ पे अभी तक हमने बात किया द डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग बताइए कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ लिविंगनेस। ठीक है, लिविंगनेस मतलब सेल का कंडीशन क्या होगा, सेल का डेथ हो जाएगा। ठीक है, सेल का डेथ हो जाएगा या सेल डेथ हो गया। ठीक है, डीनेचुरेशन के लिए एजेंट कौन कौन से जवाबदेह है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एजेंट क्या क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। वायरस हो सकता है एक, कोई केमिकल हो सकता है दो, टेम्परेचर हो सकता है तीन, है ना। वायरस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है ये नहीं। तो इसमें से कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। ठीक है, जो ऐसा कॉज करता है ये। क्या रीनेचुरेशन को एक्वायर कर सकते हैं, यस। कैसे करेंगे, इस एजेंट को हटा करके इमिडिएटली। और वंस अगर डीनेचर को अगर को डीनेचर हो जाता है तो क्या रीनेचर बैक हो सकता है। तो अंडर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन है तो वो बैक हो सकते हैं। कंप्लीट अगर अलग हो जाता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और अब हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए और आरएनए में। मैं थोड़ा सा पहले बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। डीएनए और आरएनए में एक सवाल ले लेता हूँ पहले आप लोगों से, समझो आप बात को। मैंने कहा था कि डीएनए क्या होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। और आरएनए होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं आज कि आरएनए बनता है, ये आरएनए डीएनए से बनता है। ये जो ठीक है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। ये बात याद रखिएगा। क्या होता है इस पे आगे बताएंगे आप लोगों को। सो आरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए।
इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए से एक और चीज होता है, डीएनए भी बनता है। एक मिनट ठहरो। डीएनए से डीएनए भी बनता है। और एक डीएनए से दो डीएनए जो बना दिख रहे हो यहाँ पे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन। ये क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए ही बनता है और डीएनए से आरएनए ही बनता है। डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये दोनों जो इवेंट है ये कहाँ पे होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए कहाँ पे होता है सेल के? डीएनए पाया जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो तय बात है ये दोनों जो प्रोसेस है इट अकर्स इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहाँ पे होगा? ये होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर होता है। अब न्यूक्लियस के भीतर होता है। यूपीएससी में ये सवाल आप लोगों से पूछ सकता है कि रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन एक तो होता क्या है, दूसरा होता भी है तो होता कहाँ पे है? तो कहोगे ये न्यूक्लियस के भीतर होता है। और अगर ये पूछ दे कि जो रेप्लिकेशन है ये न्यूक्लियस के भीतर कब होता है, तो याद अब मैंने बताया था आप लोगों को सेल साइकिल वाले क्लास में, है ना, कि ये जो पिछला क्लास है जो मैंने सेल डिवीजन का उसमें बताया था कि ये एस फेज में डीएनए का डबलिंग या डुप्लीकेशन होता है। एस फेज क्या सिंथेटिक फेज है? तो ये एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। तो ये जाकर के आप वहां से एक बार उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना, सेल डिवीजन वाला वीडियो, ताकि आपको समझ में आए। और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर 5th है, ये है ना, मैं लिख देता हूँ ये लेक्चर 5th है सीरीज का। तो इसको याद रखिए आप लोग। जनरल साइंस का ये सीरीज है जो मैं अभी क्लास लगातार ले रहा हूँ आप लोगों का। तो ये लेक्चर नंबर 5th है। जनरल साइंस यूपीएससी के लिए क्लास है ये, प्लस अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उस सबके लिए ये, इस बात को याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे कहा कि ये रेप्लिकेशन देख रहे हो आप, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि इनसाइड न्यूक्लियस हो रहा है। इनसाइड न्यूक्लियस भी रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। इसका मतलब क्या? सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक का मतलब क्या? वो संश्लेषणात्मक फेज जब सेल, ठीक है। तो ये एस फेज किसका फेज है? ये तो ये इंटरफेज का फेज है। तो आप लोग वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पे मैं समझ आ रहा हूँ। मैंने कहा कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से क्या बनता है? दो डीएनए से क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो ये जरूरी क्यों है और ये जरूरी क्यों? ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है ताकि आरएनए बने, और ये जरूरी ताकि नया डीएनए बने, ताकि जब ये जो पेरेंटल सेल है, मान लो ये पेरेंट का सेल है, ये पेरेंटल सेल्स है, उसका डीएनए है। पेरेंटल सेल का डीएनए जब ये डुप्लीकेट होगा तभी तो सेल डिवीजन में एक सेल जो नया डॉटर सेल बनेगा उसमें ये डीएनए आ जाएगा, दूसरे में ये डीएनए आ जाएगा। इस प्रकार से सेल डिवीजन में माता पिता का लक्षण बच्चों में जाता है, तो उसके लिए ये जाना रेप्लिकेशन का होना जरूरी है, ठीक है। और इस प्रकार से जाता है ये। अब है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, क्यों होता है ये? तो ये तो हुआ कि भाई जब डॉटर सेल बनेगा उसमें पेरेंट का कैरेक्टर जाए, इसके लिए है, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ये आगे भाग लेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए कहाँ पे भाग लेगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन क्यों जरूरी है? भाई कैरेक्टर तो चला गया, पर ये जो इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इसके लिए प्रोटीन भी तो चाहिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या होगा? स्ट्रक्चर हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस क्या कहता है? ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन, याद रखना। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन कहाँ बनेगा भाई? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या है? राइबोसोम। तो प्रोटीन बनेगा राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में, इनसाइड राइबोसोम। ठीक है। प्रोटीन क्यों बन रहा था, कैसे बन रहा था, मैंने इसको बता दिया था आप लोगों को पिछले क्लास में। उस आप सेल डिवीजन जो सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो क्लास है, क्लास 1, वो क्लास 1 को देख लेना आप लोग, ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइबोसोम का टॉपिक है, उसमें चर्चा मैंने किया था प्रॉपरली। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और उसी प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर प्रोटीन बनता है। तो इसमें हो क्या रहा है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस से बाहर डीएनए आ नहीं सकता है, तो वैसे में ये अपने एजेंट के रूप में आरएनए को भेजता है, जो आरएनए इसके मैसेज को लेकर के आता है, और ये आरएनए इस मैसेज को पहुंचाने का काम करता है राइबोसोम पे, जहां पे प्रोटीन का निर्माण स्टार्ट हो पाता है और इस प्रकार से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो चलो आज का ये वीडियो इतना ही रखता हूँ। कल नेक्स्ट वाले का जो क्लास होगा वो यही होगा, हेडिंग के साथ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक यू, क्योंकि ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, है ना? इस बात को ध्यान रखना सब लोगों को।